हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने जहाँ पर वीडियो ख़त्म की थी हमने वहाँ पर पढ़ा था रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर में हमने एक चीज़ क्लैरिफाई कर ली थी कि हमारे जो नॉर्मल मैथमेटिकल अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं वो अब वेक्टर्स पे नहीं लगेंगे। तो दैट मीन्स हमें वेक्टर्स के लिए कुछ नए एडिशन मल्टीप्लिकेशन निकालनी पड़ेंगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेक्टर एडिशन हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे। अगर हमारे पास 2 या 3 वेक्टर्स हैं तो हम उन्हें ऐड कैसे करेंगे, इसके लिए हम जनरल रूल्स भी लेंगे और हम फिर समझते हैं कुछ केसेस से कि हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे। ओके, ये सब जो है ये सब नोट्स हैं आपके लिए ताकि आप राइट डाउन कर सको। इसमें से समझाने के लिए इसमें बहुत छोटा ही पार्ट होता है, तो समझाने के लिए मैं समझा दूंगी आपको। जनरल रूल क्या होता है, देखो एडिशन का हम फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, सपोज हमारे दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद कोई नया रिजल्ट मिलेगा। अब हमें अब वेक्टर को समझो क्या होता है। एक सपोज हमारे पास ये वेक्टर है, तो ये होती है वेक्टर की टेल और ये होता है उसका हेड। ठीक है, हम बोलते हैं, देखो यहां पर पढ़ो, vectors to be added are arranged in such a way that the head of the first vector coincide with the tail of the second vector। कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कंसाइड करे और जो हमारा थर्ड वेक्टर है उसका सेकंड वेक्टर की टेल के साथ कंसाइड करे। सपोज ऐसे वेक्टर्स है, उन सबको ऐसे लाइन में लगाएंगे हम, एक की टेल दूसरे के हेड से मिल रही हो, सो ऑन, सो दैट एक सिंगल वेक्टर ड्रॉन हो जाए। अब इसकी वजह से जो ये वेक्टर्स आ रहे हैं इनकी वजह से हमारे पास एक इतना लंबा वेक्टर आया, इसको हम एक पूरा वेक्टर कंसीडर करेंगे जिसकी एक ही टेल होगी और एक ही हेड होगा। ठीक है, और जो ये लास्ट बड़ा वेक्टर बनेगा उसे रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। तो फर्स्ट केस में क्या बोला है, फर्स्ट केस इज कि हमारे पास सपोज दो वेक्टर है ए एंड बी, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट क्या आएगा। ऐसे लगा लो कि हमारे पास एक बॉक्स है, एक ही बॉक्स पे दो बंदे फोर्स लगा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, एक 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, एक 7 न्यूटन की। तो इसके ऊपर रिजल्टेंट कितनी फोर्स लगेगी, हम दोनों को ऐड ही कर देंगे। एंड फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, दोनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा हमारे पास कि दोनों इसी डायरेक्शन में 12 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर वेक्टर की बात की फोर्स की, पर हर एक वेक्टर ऐसे ही रिस्पॉन्ड करता है, ऐसे ही उसका रिजल्ट होता है। तो मैं क्या करूंगी, ए और बी दोनों वेक्टर लिए थे, ए वेक्टर ड्रॉ करके बी वेक्टर की टेल यहाँ पर रख दूंगी और उससे बी वेक्टर ड्रॉ करूंगी। अब जो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बना दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। और वो कैसे बना, ए और बी को ऐड करके इन द सेम डायरेक्शन। तो उनका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस केस में मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करके आ जाएगा। सेकेंड केस है, सेकेंड केस है, सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स है, ओ सॉरी ये पेज गलती से आ गया। सेकेंड केस है जब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं बट वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो ऊपर जब सेम डायरेक्शन में थे तो उनके बीच में एंगल कितना था, 0 डिग्री। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर, अब ए वेक्टर तो पूरा ड्रॉ कर ही दिया, अब इसके हेड पे मुझे बी की टेल रखनी है, पर बी की टेल रखते हुए मैं इस साइड आऊंगी, यानी ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, मेरा रिजल्टेंट कितना बचा, सिर्फ इतना। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में आने की वजह से ये वाला पार्ट जिस पे दो डायरेक्शंस डिफाइन होगी ये क्या हो गया, कैंसल। ठीक है, इसको भी आप उसी तरह समझ सकते हो, एक यहाँ से अब 7 न्यूटन की फोर्स लग रही है, यहाँ से 4 न्यूटन की, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है, 3 न्यूटन की। क्योंकि रिजल्ट वो हो रहा है ना, चाहे फोर्स आप कितनी भी लगा रहे हो बट उसकी वजह से रिजल्ट कुछ और ही निकल रहा है ना। तो यहाँ पर जो रिजल्ट निकला है वो किस वजह से निकला है, ए तो सिमिलर सही डायरेक्शन में चला गया, लेकिन जो बी है वो अपोजिट डायरेक्शन में था और अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से उसके पास लग गया माइनस। दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ए के मैग्नीट्यूड में से बी का मैग्नीट्यूड माइनस कर देंगे।
अब सपोज करो ये तो थे हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एंगल पे। सपोज ऐसा कोई 2 वेक्टर्स या 3 वेक्टर्स अप्लाई हो रहे हो जो हमारे एंगल्स पे ना लग रहे हो, एंगल्स पे लग रहे हो किसी, सपोज 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे या किसी पे भी। अब उनके लिए भी हम लॉज बनाएंगे। सपोज करो ए इस डायरेक्शन में लग रहा है, बी इस डायरेक्शन में, या ए और बी ऐसे लग रहे हैं। इनके लिए भी तो कुछ हमारे पास लॉज होने चाहिए। इनके लिए हमने पर्टिकुलरली 3 लॉज निकाले हैं, ट्राइंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। तो वन बाय वन समझते हैं। ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है? ट्रायंगुलर लॉ कहता है जब हमारे पास ए वेक्टर इस डायरेक्शन में लग रहा हो और बी इसमें लग रहा हो, यानी कि जहाँ पे हमारा ए वेक्टर का हेड है वहाँ से बी वेक्टर की टेल स्टार्ट हो रही हो, तो हम इसे एक ट्रायंगल की फॉर्म में कंसीडर करेंगे, जहाँ पर इसे क्लोज कर देंगे विद द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब दोनों कैसे जा रहे हैं? ऐसे। तो थर्ड वेक्टर, इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, इस तरह चल रहे हैं, लेकिन जो ये थर्ड वेक्टर है, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, दिस विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर आर। और वो कैसे होएगी? इनके अपोजिट ऑर्डर में। इनका ऑर्डर कैसे था? ये ऐसे चल रहे थे तो ये साइड भी ऐसे चलनी चाहिए थी इस साइड में, लेकिन अपोजिट चलना है तो इधर चलेंगे। जैसे आप फिगर में देख रहे हो, ये वेक्टर ए इधर लग रहा है, वेक्टर बी इधर लग रहा है, और जो इनका रिजल्टेंट है वो इधर लग रहा है, इनके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम ऑर्डर में होता ना तो इधर लग जाता। ठीक है। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ उस वेक्टर पे लगता है जहां पर हमारे जो 2 वेक्टर्स हैं उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो ओ। ठीक है, 2 वेक्टर्स ऐसे एंगल पे लग रहे हैं जहां पे उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, देन हम इसका एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बना देंगे। पैरेललोग्राम में देखो बच्चा, स्क्वायर, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब आ जाते हैं। और जो इसका पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, इसको अभी हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, उसके लिए वेट करना, थोड़ा सा बस इस चीज़ को समझना। कल मैंने जो 2 फोर्स वाले एग्जाम्पल दिए थे वहाँ से समझना इनको। ये वाला तो एग्जाम्पल कहाँ से समझोगे आप? जो मैंने वो एग्जाम्पल दिया था कि आप फैन के सामने एक पेपर छोड़ दो ऊपर से नीचे, तो उससे क्या होगा, हम ऊपर से नीचे फोर्स लगा रहे हैं एक, और एक फैन लगा रहा है, जिसकी वजह से वो थर्ड ही डायरेक्शन ले रहा है। ये वाले पे वो वाला एग्जाम्पल लगाना कि 2 बच्चे हैं, इसको एक इधर से पुल कर रहा है अपनी तरफ, एक इधर से, तो इसकी वजह से बीच में से कहीं निकलेगा, यहाँ पर पैरेललोग्राम लगेगा। ठीक है, अभी तक तो हमने बात की कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स किसी एंगल पे लग रहे हो, बट व्हाट अबाउट कि हमारे पास बहुत सारे जो हैं वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट निकालना हो। सपोज हमारे पास एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, इन सब वेक्टर्स को अलाइन करेंगे। सपोज ये वेक्टर है, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, ये वाला वेक्टर यहाँ पर है, मतलब सपोज इनको इस तरह से अलाइन कर दिया मैंने। जो ये स्पेस बचा इसको क्लोज करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। इस फिगर में देखो, इस फिगर में जो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का है ये आर। सपोज ए वेक्टर इधर लग रहा था, बी इधर, सी डी ई, इनका ऑर्डर क्या था ये, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में लगा, यानी ऑर्डर से अपोजिट। यानी कि इसमें कितने भी वेक्टर्स हों वो एक पॉलीगन की फॉर्म ले लेंगे। पॉलीगन में देखो कोई भी आ सकता है आपका, ट्रायंगल भी पॉलीगन का ही फॉर्म था, पैरेललोग्राम भी पॉलीगन का ही फॉर्म था एक तरह से। आपका इसमें आगे क्वाड्रिलेटरल आ सकता है, ऑक्टागन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, डिपेंड्स, हेक्सागन, कुछ भी, पेंटागन, डिपेंड करता है कि आपने कितने वेक्टर्स लिए हैं। सपोज आपके पास 4 वेक्टर्स हैं और उसका रिजल्टेंट निकालना है तो आप पेंटागन बनाओगे, क्योंकि 4 वेक्टर ये प्लस एक साइड किसके लिए, रिजल्टेंट के लिए। सपोज आपके पास 5 वेक्टर्स हैं, एक रिजल्टेंट के लिए 6 साइड्स होगी टोटल, हेक्सागन बनेगा आपका। तो ये पॉलीगन उस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास ऑलरेडी कितने वेक्टर्स हैं और आपको कितनों का आगे रिजल्ट निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी एनालिटिकल फॉर्म। एनालिटिकल मतलब मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि हम ट्रायंगल लॉ को कैसे निकालेंगे।
देखो ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दो की हमारे पास एनालिटिकल फॉर्म आती है पेपर में, और दोनों वर्ड टू वर्ड सेम होते हैं, सिर्फ इनका डायग्राम डिफरेंट होता है थोड़ा सा। तो एक को समझ लो, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा आपका। अब ट्रायंगुलर लॉ की बात करते हैं। हम मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी, जो किस एंगल पे लग रहे हैं, थीटा पे। अब आप कहोगे मैम वेक्टर्स तो ये दो हैं, तो एंगल ये क्यों ले रहे हैं? देखो ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, जिस डायरेक्शन में ये प्रोड्यूस हो रहा है एंगल उसी के साथ उठाना है। अगर ये वापस जा रहा होता तो एंगल ये उठता, पर ये इस साइड जा रहा तो एंगल ये उठाना है। एंगल हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ उठाना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो इस ए और बी का रिजल्टेंट है दैट विल रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल बाय ट्रायंगुलर लॉ, जिसे हम क्या बोलेंगे, आर। अब हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है, और ये निकालना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन मतलब उसका एंगल, मैंने यहाँ पे एंगल मान लिया बीटा। मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगी क्यू एन, किसके ऊपर, जो मेरा ए वेक्टर है उसे प्रोड्यूस करके। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, आर, किस किस की फॉर्म में, ए बी और थीटा की फॉर्म में। देखो अगर मैं नॉर्मल सी बात करूँ, ये मेरा एक बड़े वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस साइड प्लस दिस साइड, ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। लेकिन मुझे ये जो बीच में क्यू एन और पी एन है ये नहीं पता इनकी वैल्यूज़, तो इनकी वैल्यूज़ पहले डिटरमिन करनी पड़ेगी, देन हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्यू एन पी, यहाँ पे दो रेशियोज निकालेंगे, एक कोस थीटा और एक साइन थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसमें, पी एन, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यू। तो पी एन बाई पी क्यू, और हमें निकालनी कौन सी साइड है, पी एन। पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कोस थीटा, और पी क्यू क्या है हमारे पास, बी, बी कोस थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, क्यू एन बाय पी क्यू। क्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, और पी क्यू क्या है, बी। देखो यहाँ पर हम डायरेक्शंस नहीं उठा रहे हैं, बट हमारे पास हमें ये तो पता है कि वो साइड कितनी है ए, और वो कितना है बी, तो ये क्या आ गया, बी साइन थीटा। अब अगर मैं इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल पे हमारा पाइथागोरस लगाऊं तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू ओ क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वेयर प्लस ओ एन स्क्वेयर। ओ एन को तोड़ दो, ओ पी स्क्वेयर प्लस पी एन स्क्वेयर। ओ पी कितना है हमारे पास, ए, पी एन अभी ऊपर निकाला था बी कोस थीटा, ठीक है, और एन क्यू भी निकाला था बी साइन थीटा का स्क्वायर। ब्रैकेट्स खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना आता होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और टू ए बी कोस थीटा, इसका भी स्क्वायर खोल दो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन्हें कंबाइन करो, देखो ए स्क्वायर एज इट इज आ गया, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वो कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सिर्फ बी स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर आ गया, और ये वाली 2ab कोस थीटा। हमें निकालनी थी आर की वैल्यू, सिर्फ यहाँ आर स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट ले लो। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला मतलब आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला आज यूज़ करोगे सिर्फ, या इस यूनिट में, या सिर्फ +1 क्लास में, नहीं, जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक वेक्टर्स में ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना। अब हमें निकालना था बीटा। बीटा के लिए हम क्या लेंगे, बड़े वाला ट्रायंगल उठाएंगे फिर से। बीटा में हम निकालेंगे टेंजेंट बीटा, क्योंकि डायरेक्ट एंगल नहीं निकाल सकते, पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की हेल्प से आप एंगल निकाल सकते हो। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, क्यू एन, और बेस क्या है, ओ एन, विच इज इक्वल टू क्यू एन इज इक्वल टू, ओ एन को खोल देंगे, ओ पी प्लस पी एन, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास टेंजेंट बीटा आ जाएगा। जब आप न्यूमेरिकली इनकी प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। सपोज यहाँ पर वैल्यू आ गई 1,
फॉर सपोज यहाँ वैल्यू आ गई 1। अब एक बात बताओ, टेंजेंट की कौन से एंगल पे वैल्यू 1 होती है? 45 डिग्री पे। तो अपने आप ही बीटा क्या आ गया? 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह एंगल्स निकाल लोगे आप। ओके, और पैरेललोग्राम लो आप खुद ट्राई करना एक बार, अदरवाइज कल के लेक्चर में तो मैं डेफिनेटली उसे करवाऊंगी ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेललोग्राम लॉ से स्टार्ट करते हैं। अभी ये चैप्टर थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें अभी रिजोल्यूशंस भी सीखनी है आपको। देखो, मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोल रही हूँ दैट वेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वेक्टर से आप आगे की जितनी भी थ्योरी है वो सॉल्व करना सीखोगे, जितने भी आपके डेरिवेशंस है वो सब सॉल्व करना सीखोगे। आपने वेक्टर्स की जब स्टार्टिंग में मैंने इंपॉर्टेंस बताई थी तो मैंने बोला था ना, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड ऐसी इक्वेशंस थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी, बट वेक्टर्स की हेल्प से वो सॉल्व हो जाती है। तो अब आप ये सोचो कि वेक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हो गए कि आपके +2 में एक सिंगल डेरिवेशन भी ऐसी नहीं है जो बिना वेक्टर्स की हेल्प के सॉल्व हो जाए। वेक्टर्स वहाँ पे लगेगा ही लगेगा, कंपल्शन है। तो इस चीज़ को चाहे तो चैप्टर को 2-3 बार रिवाइज करो, बट इस चैप्टर को दिमाग में बिल्कुल बिठा लो। इनफैक्ट मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी अभी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, बट अभी के लिए अगर आपके पास बुक है या कोई भी सोर्स है वहाँ से खुद कुछ न्यूमेरिकल्स खुद भी ट्राई कर लो, ठीक है? एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो as much as possible. Thank you.